नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव डिबेट मध्य प्रदेश बड़ी बहस में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। रीवा में उन्होंने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आयोजित पंचायती राज सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विंध्य को कई सौगातें दी। मगर पीएम के विंध्य दौरे के क्या है मायने और कितना पड़ सकता है इससे सियासी समीकरण, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सोमवार को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में भाजपा ने विंध्य को साधने की कोशिश की। विकास की पटरी पर 2300 करोड़ की रेल परियोजना और 8000 करोड़ की नल जल योजनाओं के सहारे बीजेपी ने पीएम मोदी की वाणी से विकास की गंगा बहाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस साल में ये दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विंध्य पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर पंचायतों से भेदभाव का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि गाँव के लोगों को बांटकर राजनीतिक दलों ने अपनी दुकानें चलाई। मोदी ने यहां से 2300 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट्स और 7853 करोड़ रुपए की 5 नल जल योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। 3 ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। रेलगाड़ियों को रवाना कर रहे हैं हरी झंडी दिखाकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। इधर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के भाषण को नई बोतल में पुरानी शराब करार दिया। कांग्रेस के मुताबिक मध्य प्रदेश बीजेपी ने प्रधानमंत्री के जरिए जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। किसानों की आमदनी दुगनी होने का मामला हो या छिंदवाड़ा के विकास मॉडल की बात, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के आरोपों का जवाब देने के साथ उनके भाषण पर सवाल भी खड़े किए। कांग्रेस ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मध्य प्रदेश में किसानों की आमदनी दुगनी होने से अधिक का दावा किया गया, तो ये बताइए कि वो कौन सी रिपोर्ट और कौन सा अध्ययन है जिसके आधार पर आपने किसानों की आमदनी दोगुनी से अधिक होने का दावा किया है, उसे सार्वजनिक किया जाए। विधानसभा में खुद सरकार की तरफ से जवाब आया है कि किसानी घाटे का सौदा है, किसी भी प्रकार का किसानी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। विधानसभा में हम लोगों ने भी कई बार प्रश्न पूछे पर जवाब इस तरह का विधानसभा में नहीं दिया। अभी मुख्यमंत्री जी ने कौन सा आंकड़ा पेश किया है, कौन सी जानकारी के साथ इस तरह की बातें की है। कहीं न कहीं ये लगातार किसानों का अपमान करने का काम कर रहे हैं, किसानों के को दुखित करके और किसानों का मजाक उड़ाने का काम किया इस तरह की बातें की। बहरहाल विंध्य में कांग्रेस और बीजेपी में विकास के दावों को लेकर ठनी हुई है। दोनों ही दल यहां अपनी जमीन मजबूत करने में लगे हैं। बीजेपी ने यहां अपने तुरुप के इक्का माने जाने वाले पीएम मोदी का सबसे बड़ा दांव भी चल दिया है। अब देखना यह है कि विंध्य की सियासत में मोदी का विकासवाद चलेगा, कांग्रेस की सियासी कोशिशें रंग लाएंगी या नारायण त्रिपाठी की नई पार्टी कोई नई तस्वीर दिखाएगी। अतुल पाठक, टीवी 24, भोपाल। तो विंध्य की पुकार, पीएम की हुंकार, आज इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। आपसे सबसे पहले उन्हें रूबरू करा दें, हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता शंकर लाल तिवारी जी जुड़ चुके हैं। शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव डिबेट में। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद तारण जी हमारे साथ जुड़े। आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार गणेश पांडे जी भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शंकर जी, जिस तरह से हमने देखा कि इस साल पीएम मोदी का ये दूसरा मध्य प्रदेश दौरा था, विंध्य की धरती पर वो आए और इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे। बड़े आयोजन बीजेपी विंध्य में कर रही है, वो भी तब जब विंध्य वैसे ही आपके हाथ में माना जाता है, ऐसा पार्टी दावा करती है। 2018 के जो नतीजे थे वो बहुत हद तक आपके फेवर में थे। फिर आखिर क्या वजह है कि बार बार इस तरह के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं या यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद विंध्य क्षेत्र में आ रहे हैं? क्या इस बार किसी तरह की चुनौती बीजेपी को विंध्य में लग रही है? आप प्रधानमंत्री जी के दौरे को जी या अमित शाह जी के दौरे को जी यदि इस रूप में देखेंगे तो मैं सोचता हूँ न्याय संगत नहीं है जी। अमित शाह जी आए, वो हमको मेडिकल कॉलेज देके गए जी सतना में। अमित शाह जी आए, उन्होंने आसपास के 10 जिलों के वनवासी बंधुओं का सबरी महोत्सव मनाया
जी और वनवासी बंधुओं के हित में उन्होंने जी जो भी संभव था राज्य से केंद्र सरकार से वो किया। जी अभी माननीय मोदी जी आए जी और सौगात दे करके गए विंध्य प्रदेश के विकास की दृष्टि से। जी आप देखिए 2300 करोड़ रुपए जी रेलवे के मामले में 60-50 वर्षों में रीवा संभाग विंध्य क्षेत्र में कोई विशेष काम नहीं हुआ था। जी बड़ी लंबी समय से ये इंतजार था कि नागपुर के लिए कोई ट्रेन हमें डायरेक्ट रीवा से मिल जाए। जी उन्होंने रीवा से छिंदवाड़ा, नागपुर और इतवारी ये 2300 3 ट्रेनें उन्होंने हरी झंडी दिखाई। जी इतने ही नहीं, नल जल योजना के अंतर्गत आज 70 साल हो गए हमें आजाद हुए। जी 60 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया, जी पर आज भी पीने का पानी और नहीं मुहैया करा पाए। जी आज नल से पानी घर घर में जाए गांव के भीतर, इसके लिए 8,000 करोड़ रुपए 7,853 करोड़ रुपए की योजनाएं जी वो घोषित करके गए। तमाम गांवों में नल से पानी पहुंचना शुरू हो गया, बाकी जगह काम लगा हुआ है। और इसलिए प्रधानमंत्री का दौरा कोई 2 दिन में तय नहीं होता, जी 24-48 घंटे में। ये ऑलरेडी पहले से योजनाएं थी और वो योजनाओं पे देने के लिए हम सबका सौभाग्य था विंध्यवासियों का कि प्रधानमंत्री जी ने समय दिया और हमारी जो बहुत लंबित समय से बातें थी जी उन बातों को भी उन्होंने अपनी घोषणा नहीं उसको पूरी करने की बात भी करी। और इसलिए मैं नहीं सोचता हूं जी इसलिए कि कांग्रेस का नेटवर्क नहीं बचा। जी कांग्रेस में नेता तो है जी पर ऐसा कोई नेता नहीं है जी जो कद्दावर नेता हो। और जहां तक मोदी जी और शिवराज जी के कद का सवाल है जी तो मोदी जी के तो घुटने तक कोई कांग्रेस का नेता चलिए नहीं जवाब ले लेते हैं, शंकर जी जवाब ले लेते हैं। आनंद जी, आपने विस्तार से सुना, बीजेपी के वरिष्ठ नेता शंकर लाल तिवारी कह रहे हैं कि कांग्रेस में कोई कद्दावर नेता नहीं बचा, किसी तरह की चुनौती नहीं है। लेकिन जहां तक पीएम मोदी के विंध्य दौरे की बात है, क्या आप मानते हैं कि जो बहुत सारी लंबित मांगे थी आज पीएम ने पूरी की? जी आनंद जी, आवाज नहीं आ रही आपकी साहब? आनंद जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? अभी तो आ रही है आवाज, लेकिन जी आनंद जी, शंकर लाल तिवारी जी कह रहे हैं कि जिस तरह से पीएम का दौरा था वो पहले से प्रस्तावित था, कोई 2 घंटे में इसकी रूपरेखा तैयार नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में वर्तमान समय में ऐसा कोई भी कद्दावर नेता नहीं है जो बीजेपी को विंध्य में चुनौती दे पाए। लेकिन क्या आप मानते हैं कि पीएम मोदी आज जब विंध्य पहुंचे थे तब सौगातें उन्होंने दी है इस क्षेत्र को? जी आप शंकर लाल जी तिवारी को तो बोल, लेकिन जी सबसे बड़ी बात ये घोषणा है कि ये क्या पहले से नहीं पता थी? जी 9 साल से प्रधानमंत्री है, 20 जी। साल से बीजेपी का मुख्यमंत्री है। जी आज चुनाव होने वाले हैं, आज घोषणाएं कर रहे हैं। अरे भाई, जो घोषणाएं सरकार में आने के पहले आदरणीय मोदी जी ने की थी वो जी। कहाँ है 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी, जी कहाँ है 15 लाख रुपए, जी। कहाँ है काला धन, कहाँ है डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे थे उस पर कहाँ कंट्रोल करा, कहाँ है गैस सिलेंडर के रेट, पता है? दूसरा ये हमारा शर्म से माथा झुक है तो ये का होगा आज तो अब हमारा शर्म से माथा, इस तरह की बातें करनी। दूसरा ये पूरे मध्य प्रदेश में अराजकता का माहौल, चारों तरफ लोग परेशान है, महंगाई चरम सीमा पर, व्यापारी परेशान, कर्मचारी परेशान, जी बेटियां परेशान, जी बलात्कार रुक नहीं रहे, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसान परेशान है। दुगनी आय की बात करने वाले भैया श्वेत पत्र जारी करें कि आपने दुगनी आय करी है। आपने अगर कोई काम करें, 40,000 घोषणाएं करी, 4 लाख करोड़ का कर्जा पूरे मध्य प्रदेश में लाद दिया। भैया घोषणाएं कहाँ है? आप उसका श्वेत पत्र जारी करें, देखेंगे भैया आपने 20 साल में कितने काम करे, कितनी घोषणाएं करी थी। प्रधानमंत्री जी अगर जो घोषणा करी है भैया उसका पालन होगा। उन्होंने बोल दिया कि साहब वो प्रोग्राम बहुत पहले से बनता है और काम चालू हो गए, इस तरह की बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अरे भाई बात करते भैया जो घोषणा है उनने पहले करी वो आज पूरी करी। नोटबंदी के बाद उन्होंने बोला था कि हम 50 दिन के बाद किसी चौराहे पर आए, महंगाई चरम सीमा पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने से बाज नहीं आती। दशानंद का चेहरा है जे कहते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है, बताते कुछ है।
है कुछ। गणेश जी, कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा अलग है, करते कुछ है दिखाते कुछ है, लेकिन अब फिर से पीएम मोदी के दौरे पर यदि बात करें तो क्या आपको लगता है ये जो टाइमिंग है दौरे की, घोषणाएं तो कई की है उन्होंने, लेकिन इस टाइमिंग के लिहाज से कुछ सियासी समीकरण भी इसके जरूर बनते हुए नजर आते हैं? और साथ ही आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि क्या आप मानते हैं कि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विंध्य दौरा था, ये विंध्यवासियों के लिए सौगातों भरा रहा? पूछ रहे हैं ना जी गणेश जी। गणेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? गणेश जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है स्पष्ट स्टूडियो से? हाँ, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी गणेश जी, यदि आप मेरा सवाल सुन पाए तो अपनी बात रखें। जी जी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रीवा का दौरा सौगातों भरा रहा है, ये सच है जी। लेकिन आपको ये शायद जानिए, जो अभी शंकरलाल तिवारी ने बताया कि नल जल योजना जी 15 महीने की कांग्रेस की सरकार हटा दो, पिछले 2 दशकों से जो है बीजेपी की सरकार है। अगर नल जल योजना जो है बिंद के लोगों को जो है जल नहीं मिल रहा था नल के द्वारा, तो ये तो जो है शिवराज सिंह सरकार की फेल्यूर है। तो ये अब प्रधानमंत्री को आके नल जल योजना को की घोषणा रीवा में करना पड़ रही है, जिससे ये इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि शिवराज सरकार किस तरीके से चल रही है। दूसरी बात, ये जिस तरीके से रेलवे लाइन अन्य सौगातें प्रधानमंत्री ने दी है, खासतौर से पीएम आवास योजना, तो ये बिंद के लिए एक सौगात हो। पिछला चुनाव जो बिंद में बढ़त बनाई थी और बीजेपी वहां फतह हासिल करी थी, कांग्रेस को 4 अथवा 5 सीटें मिली थी, तो प्रधानमंत्री की एक तो उज्ज्वला योजना, दूसरा पीएम आवास योजना, इसकी सफलता के कारण ही बिंद में जो है बीजेपी को जो है बढ़त मिली थी, ऐतिहासिक बढ़त मिली थी। लेकिन उज्ज्वला योजना इस बार इसलिए नहीं कर क्योंकि सिलेंडर इतना महंगा हो गया कि जो जिनको आपने उज्ज्वला योजना के तहत उनकी चूल्हे और टंकियां दी थी, वो ऐसे खाली पड़े हैं बेचारे, वो जो है उसको भरा नहीं पा रहे हैं। तो एक महंगाई की मार इस बार जो है बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी। दूसरी एक चीज और हम बताएं, बिंद की जो है विकास के आधार पर वोट नहीं गिरते हैं। बिंद की तासीर है जातिगत वोटों का समीकरण, जाति के आधार पर वहाँ वोट डलते हैं, वहाँ किसी विकास कार्यों के आधार पर वोट नहीं डलते हैं। नारायण त्रिपाठी अपनी अलग जो है ब्राह्मण दाबी को लेके जो है बिंद प्रदेश की घोषणा करके अलग पार्टी लड़ा रहे हैं, इससे बीजेपी को नुकसान होगा। दूसरा, वहाँ पे सांसद और जो है क्योंकि पटेल परिवार से आते कुर्मी परिवार, वहाँ ब्राह्मण वर्सेस जो है कुर्मी का एक ध्रुवीकरण बनता जा रहा है। ये बीजेपी के लिए बड़े सोचनीय और बड़े गंभीरता का विषय है। जी बिल्कुल शंकर जी, आपने विस्तार से सुना गणेश जी की बातों को, और ये तो बिल्कुल सही है कि जिस तरह से नारायण त्रिपाठी अपनी एक अलग पार्टी का ऐलान कर चुके हैं, विंध्य प्रदेश की मांग के साथ लगातार वो डटे हैं। लेकिन यदि हम पिछला चुनाव देखें तो 2018 का जो चुनाव था वो बहुत ज्यादा बेहतर माना जाता है बीजेपी के लिए। विंध्य क्षेत्र की बात करें तो ग्वालियर चंबल में हालांकि पार्टी को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन 30 सीटों में से 24 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि काबिज हुए। और जिस तरह से गणेश जी कह भी रहे हैं कि आपने सौगातें तो आज कई दे दी, लेकिन ये क्षेत्र ऐसा है जहां पर विकास के बलबूते वोटिंग नहीं होती है, जातिगत समीकरण देखे जाते हैं। क्या समीकरण इस वक्त आप देखते हैं कि बीजेपी के फेवर में है, या फिर कोई नेता यदि अपनी दूसरी पार्टी बना ले, कोई तीसरा दल भी यहां पर आ जाए, वो वोट काटने का काम कर दे, तो क्या इसका कोई नुकसान सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को होगा? शंकर जी, भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। आप भी जानते हैं, आदरणीय गणेश जी भी जानते हैं। नहीं, हम आपसे जानना चाह रहे हैं जी। मैं बता रहा हूं ना जी कि भारतीय जनता पार्टी का कैडर है जी, गांव-गांव में एक एक बूथ में जी, और कार्यकर्ता खड़े हैं। हम सभी वर्गों में सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जी। मेरी आदत नहीं है कि पैनल में यदि वरिष्ठ पत्रकार बैठे हो तो उनकी बातों का खंडन मंडन करूं जी, पर गणेश जी जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं जी कि जातिवाद निश्चित रूप से यूपी का बॉर्डर होने के कारण इस क्षेत्र में जी जातिवाद का मामला रहा है जी, और उसी को आदरणीय गणेश जी भारतीय जनता पार्टी ने अपने विकास और अपनी नीतियों के कारण अपने कार्यकर्ताओं के दम पर जी उस नजरिए को बदलने का काम किया है। आप देखिए, मैं आपसे विनती पूर्वक कह रहा हूँ जी, प्रदेश के लोग सुन रहे हैं जी, हम पिछली बार 18 में विंध्य प्रदेश जीते जी। ये ठीक है कि हम आपको लग रहा है हम पहली बार जीते,
पहले भी विंध्य प्रदेश में 13 के चुनाव में भी, इसके पहले के चुनाव में भी हम 21, 22 सीटें वहां 20, 21 जीतते रहे। और दूसरी तरफ अगर नजर आप करें मतदाता के समर्थन की, तो सतना लोकसभा हम 6-7 बार जीत चुके हैं कंटिन्यू। रीवा लोकसभा हम जीत रहे हैं 6 बार से कंटिन्यू। सीधी लोकसभा हम जीत रहे हैं, शहडोल लोकसभा। जी, 2013 के चुनाव का आपने जिक्र किया। 13 के चुनाव में भाजपा के खाते में 16 सीटें आई थी। 18 में हालांकि ये जो आंकड़ा है वो जस्ट डबल हो गया, और इस बार भी आपको पूरा कहीं ना कहीं आश्वासन ये है कि पार्टी की सीटें बढ़ेंगी। लेकिन हम फिलहाल आनंद जी का भी रुख कर लें। आनंद जी, शंकर जी तो इस बार भी आश्वस्त हैं कि विंध्य में पिछली बार भी फतह हमारी हुई थी, इस बार भी हम ही कब्जा करेंगे इस किले पर। लेकिन कांग्रेस की क्या तैयारी है? क्या कांग्रेस ऐसा मानकर चल रही है कि इस बार जो पिछली सीटों का आंकड़ा था केवल और केवल 5 से 6 सीटें आपके खाते में गई थी, तो इस बार बढ़त हो सकती है? क्या तैयारी कांग्रेस की इसके लिए? देखिए, कांग्रेस प्रतिबद्ध है इस प्रदेश के मतदान। भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े वादे कर रही है। महंगाई चरम सीमा पर, इस तरह बेरोजगारी है, इस तरह से अराजकता का माहौल है, इस तरह से कर्मचारी नाराज है, व्यापारी नाराज है। ये सब सामने आएंगे। आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ, पार्टी को पूरे मध्य प्रदेश में 60 सीटें से ज्यादा नहीं आएंगी। चाहे उसमें आप 10% प्लस कर ले। जवाब दे शंकर जी। ज्यादा पूरे मध्य निश्चित दिल्ली की बातों का कोई जवाब हो नहीं सकता। दिल्ली की तरह कोई बात करे तो उसका जवाब क्या होगा? बाकी आप देख लीजिए कि इनकी जड़ें इतनी कमजोर हैं कि विधानसभा में ये 4-5 सीट जीते अधिक, ये तय है। पर उसके तुरंत बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश में कुल 1 सीट जीते, वो भी छिंदवाड़ा की नकुल नाथ जी, और वो भी ऐसी सीट जीते जो 2 लाख 1.5 लाख से जीते थे कमलनाथ जी, वो 25,000 से जीते। कहाँ गया जनसमर्थन? कहाँ गए कार्यकर्ता? वस्तु स्थिति है कि ये जातिवाद की जो बात अभी मेरे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे, 50 साल में इन्होंने वर्गों को बांट करके और कुछ वर्गों को अपना वोट बैंक बना के रखा था, जिसको उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने तोड़ा। और आज उत्तर प्रदेश जो जातिवाद, जवाब दें आनंद जी आपकी बात भी पूरी करें। जी, भारतीय जनता पार्टी है। बिहार में भी हमने जातिवाद से लड़ाई लड़ी। जनता पार्टी का चरित्र बता रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलने तो नहीं करना, क्योंकि इन्हें पता है। अरे भैया, एक कहावत है तारण जी एक कहावत है मेरे बघेलखंड में कि आटा उड़ाओ, किसान उड़ाओ, पर जितवा न उड़ाओ। आप जिस ढंग से कह रहे हैं और जिस ढंग से कमलनाथ जी कभी कह रहे हैं हम झंडा फहराएंगे अगले 15 अगस्त को, कभी कह रहे हैं हम वल्लभ भवन जा रहे हैं, चार्ज लेंगे, और अभी सैन समाज के सम्मेलन में उन्होंने कह दिया 5 महीने बचे हैं। चलिए, आखिरी सवाल गणेश जी से ले लेते हैं, समय की बहुत कमी है। गणेश जी, आपने दोनों पक्षों को सुना, लेकिन सवाल वही है, इस बार किस तरह के समीकरण आप देख पा रहे हैं? जातिवाद के इतर भी क्या कुछ और मुद्दे इस बार विंध्य के चुनाव में शामिल हो सकते हैं? देखिए, विंध्य क्षेत्र में 28 सीटों में से 15 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस ने 2008 से आज तक नहीं जीती है। कांग्रेस केवल को देखा जाए और पिछले विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो करीब 10 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस 6,000-7,000 मतों के अंतर से हारी है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इन जो हारे हुए सीट हैं 1,000 से लेकर 6,000 के अंतर वाली, उसमें से 5-7 सीटें आ सकती हैं। जो मेरा अभी तक आकलन है, चूंकि मैं भोपाल में बैठा हूँ लेकिन चूंकि जुड़ा रहा हूँ विंध्य क्षेत्र से, मेरा आकलन है कि कांग्रेस अगर बहुत ज्यादा ताकत लगाएगी तो 10 से 12 सीटों से ज्यादा उनको जो है ये आगामी विधानसभा में नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से ये सच है, शंकर लाल तिवारी कह रहे हैं उनका नेटवर्क बहुत अच्छा है, नेता जो है घर घर जुड़े। कांग्रेस में आज भी विंध्य क्षेत्र के बीच ठाकुर और ब्राह्मण नेतृत्व में जो है आज भी लड़ाई चल रही, घमासान है। ये आपसी लड़ाई कांग्रेस के पराजय का कारण बनती है। अगर ये जोड़ लेते जातिगत ध्रुवीकरण कांग्रेस बनाने में सफल होती है तो 10 से 12 सीटें जो है कांग्रेस को मिल सकती है।
चलिए, तो ये वरिष्ठ पत्रकार का विश्लेषण है कि यदि इस तरह के समीकरण तैयार होते हैं तो कांग्रेस के खातों में भी कुछ सीटें जा सकती हैं। बहरहाल, अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इस चर्चा का सार्थक हिस्सा बनने के लिए। तो विंध्य को फतह कौन करेगा ये तो समय की बात है, लेकिन तैयारियां दोनों ही पार्टियों ने शुरू कर दी हैं। इसी के साथ लाइव डिबेट मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। और आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चंदखुरी पहुंच चुके हैं। कौशल्य महोत्सव का समापन है जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिरकत कर रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत भी हो चुकी है।